नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ये हमारी आगामी परीक्षा है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, उसके लिए और आने वाली जो जितनी भी परीक्षाएं हमारी यूके ट्रिपल एससी की, चाहे वह वीडियो वीपीडीओ हो या फिर फॉरेस्ट गार्ड हो, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह यूके ट्रिपल एससी के नए पैटर्न पर आधारित हमने क्या किया है, एक पेपर सेट तैयार किया है जिसमें हमने उत्तराखंड के 15 सवालों को यहाँ पे रखा है। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी कि उत्तराखंड हिंदी और जीएस में किस किस क्षेत्रों से कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं। तो उसी वीडियो को हम कंटिन्यू करते हुए आज हम किस प्रकार के प्रश्न या किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं हम वह दिखेंगे। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हमने क्या किया था, यूके ट्रिपल एससी की पिछली 5 परीक्षाओं का विश्लेषण किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम उत्तराखंड के उसी पैटर्न पे आधारित यानी कि यूके ट्रिपल एससी के नए पैटर्न पर आधारित जो सवाल है उनके बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से सवाल आयोग अभी पूछ रहा है अपने नए पैटर्न पर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपकी यहाँ पे बहुत सारी हेल्प होगी। खासकर उत्तराखंड पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे अभी, वह जरूर देखिएगा, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उत्तराखंड में जो पहला हमारा सवाल है वह है, भोटिया जनजाति की प्रथा पर आधारित गीत रंगभंग के गायक कौन है। ठीक है, हाल ही में आपने एक गाना सुना होगा रंगभंग, बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ है और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जो इसके गायक हैं उनका हाल ही में ही क्या हो गया है, इस गाने के कुछ समय बाद ही देहांत हो गया है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर के हिसाब से और हमारे जो उत्तराखंड की संस्कृति है उसके हिसाब से भी। ठीक है, इस तरीके से सवाल जो है आयोग द्वारा पूछे जा रहे हैं। इसके ऑप्शन है नरेंद्र सिंह नेगी, बी प्रहलाद मेहरा, सी ललित मोहन जोशी और डी जीत सिंह नेगी। ठीक है, तो भोटिया जनजाति में एक प्रथा प्रचलित है रंगभंग, इसको भी आप लोग अच्छे से नोट कीजिएगा। जो रंगभंग प्रथा है उसमें होता क्या है कि लड़का और लड़की, जो भूटिया समाज के बच्चे हैं यानी कि लड़के और लड़कियां, वह एक जगह पे जाके संगीत के माध्यम से एक दूसरे को अपने दिल की बात रखते हैं और जिनको अपनी जो विचार हैं वह अच्छे लगे या उनके विचार आपस में मिलते हैं, तो वह फिर बाद में क्या कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं आपस में। तो इसी प्रथा को वहाँ पे क्या कहा जाता है, भोटिया जनजाति में रंग भंग प्रथा कहा जाता है। तो इसी पर आधारित एक गीत बहुत प्रचलित हुआ था हाल ही में, आपने सुना होगा, रंग भंग करके ही था। तो इसके जो गायक थे और लेखक थे वह थे प्रहलाद मेहरा और इनका हाल ही में ही देहांत भी हो गया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। इनके द्वारा उत्तराखंड में की संस्कृति के लिए बहुत सारे जो गीत हैं वह दिए गए हैं इनके द्वारा। तो बहुत ही महान गायक हुए ये उत्तराखंड के, और उत्तराखंड की ही एक जौहार घाटी या मुनस्यार घाटी की बात करें तो वहाँ का प्रचलित गीत रंगभंग इनकी ही देन है। ठीक है, अगला सवाल है, बेविकी विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, एक विवाह प्रथा है बेविकी, तो हमने बताना है कि यह किस जनजाति में प्रचलित है। इसके ऑप्शन है भोटिया जनजाति, थारू जनजाति, जौनसारी जनजाति और डी राजी जनजाति। ठीक है, तो अगर इसके सही आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर है वह हमारा जौनसारी जनजाति। ठीक है, जौनसारी जनजाति में 3 प्रकार के विवाह प्रचलित है, बेविकी, और इसके बाद जो अगला है वह है बाई दोदिकी। ठीक है, और तीसरा है बाजदिया। ठीक है, यह 3 प्रकार के जो विवाह है यहाँ पे प्रचलित हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे बहुपति प्रथा भी प्रचलित है, भोटिया जनजाति में है नहीं, पहले तक थी, यानी कि जो एक स्त्री है वह बहुत सारे पति रख सकती थी, यानी कि एक जो परिवार है उसके 4-5 भाई लोगों की सिर्फ एक ही पत्नी होती थी, क्योंकि ये लोग खुद को क्या करते हैं, पांडवों का वंशज मानते हैं। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि कौन सी जनजाति खुद को पांडवों का वंशज मानती है।
तो जौनसारी जनजाति ही मानती है। तो खुद को पांडवों का वंशज मानने के कारण ये यहाँ पे क्या है, बहुपति प्रथा प्रचलित थी, जो कि अभी वर्तमान में यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इसकी 3 प्रकार की जो विवाह प्रचलित है उसमें से बाजदिया जो विवाह पद्धति है या विवाह प्रकार है, उसमें क्या होता है कि ये सबसे ज़्यादा क्या है, शानो शौकत वाला विवाह है। इसमें जो कन्या पक्ष है वह वर के पक्ष में बाजे गाजे के साथ जाता है। ठीक है, फिर है अगला सवाल, निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है। ठीक है, इस तरीके से सवाल जो है अभी आप यूके ट्रिपल एससी के नए पैटर्न पर बहुत ज़्यादा देखोगे। ठीक है, जिसमें आपको 2 या 3 ऑप्शन दे देगा, 3 कथन दे देगा, और उसमें से आपको बताना होगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, ये तीनों कथनों को आपने अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, पहला कथन हमसे क्या कहता है, हिल जात्रा मनुष्यतः नहीं है, ये मुख्यतः है। ठीक है, हिल जात्रा मुख्यतः कृषक तथा पशुपालकों का उत्सव है। और कथन 2 है, हिल जात्रा उत्तराखंड की विशिष्ट नाट्य शैली है। कथन 3 है, हिल जात्रा में प्रयुक्त हिल का अर्थ होता है सिमार। ठीक है, तो हिल जात्रा जो है कि उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में स्थित पिथौरागढ़ में आयोजित एक यात्रा है, यानी कि यात्रा है, जो कि बहुत ही फेमस है उत्तराखंड में। और अगर बात करें इसकी, तो ये क्या है, नेपाल की देन है। ठीक है, नेपाल द्वारा ये पद्धति जो है उत्तराखंड में यानी कि पिथौरागढ़ में प्रचलित हुई थी। और इसमें जो लकड़ी के विभिन्न प्रकार के मुखौटे हैं उनके द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो इनके में अगर बात करें तो कौन सा कथन हमने यहाँ पे सही है बताना है, तो इसके ऑप्शन है केवल पहला और तीसरा, केवल दूसरा और केवल तीसरा, और ऑप्शन डी है पहला और तीसरा। ठीक है, और अगर बात करें हिल यात्रा की, तो हिल यात्रा में यहां पे ऑप्शन दिया नहीं है, परंतु ठीक है ऑप्शन थोड़े गलत बन गए हैं इसमें। तो ये तीनों ही क्या है यहां पे सही है, कोई भी यहां पे कथन गलत नहीं है। ठीक है, हिल यात्रा की बात करें तो यह मुख्यतः जो कृषक और पशुपालक है उनका ही होता है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य खेती और कृषकों के लिए ही होता है। इसका जो विशेष केंद्र होता है इस यात्रा का लखियाभूत। ठीक है, और इसी के साथ साथ हिल यात्रा एक विशिष्ट नाट्य शैली भी है। इसमें विभिन्न प्रकार के जो नाटक हैं, नृत्य है, वह किए जाते हैं, और जो विभिन्न प्रकार के मुखौटे हैं उनको पहन के किया जाता है ये सब। और हिल यात्रा, जो हिल यात्रा है यह 2 शब्दों से मिलके बनी है, हिल, ठीक है, जिसका अर्थ होता है सिमार यानी कि कीचड़ यानी कि दलदल। ठीक है, और जो यात्रा का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है खेल या फिर यात्रा। ठीक है, तो हमारे तीनों ऑप्शन ही यहां पे क्या है, सही हैं। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन आ जाएगा 1, 2 और 3, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तीनों ही कथन क्या है, सही है। फिर है अगला, निम्न में से कौन सा कथन वाद्य यंत्र मोचंग संबंध में गलत है। ठीक है, हमारा एक वाद्य यंत्र है मोचंग, हमने बताना है कि इनमें 3 कथनों में से कौन सा कथन उसके संबंध में गलत है। ठीक है, कथन 1 है, मोचंग का उपयोग पशुचारकों द्वारा किया जाता है। कथन 2 है, मोचंग एक चर्मवाद्य यंत्र है। और कथन 3 है, एक उंगली से यह बजाया जाता है। ठीक है, तो मोचंग की बात करें तो ये मुख्यतः पशुचारक द्वारा ही बजाया जाता है। ठीक है, जब पशुचारक अपनी गायों को लेके जाते हैं तो इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, यह एक चर्मवाद्य यंत्र है, ये क्या है हमारा गलत है। इसमें जो लोहे की तारें होती हैं उनके माध्यम से स्वर निकलते हैं, ना कि चर्म यानी कि चमड़े के माध्यम से। तो कथन 2 क्या है हमारा गलत है। और यह एक उंगली से बजाया जाता है, ये भी क्या है सही है, यानी कि कथन 1 और कथन 2 हमारे क्या है, सही हैं, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहां पे, सही हो जाएगा हमारा आंसर। अगला सवाल है, उत्तराखंड का पहला
रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो देखिए उत्तराखंड का पहला जो ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र है, ठीक है, रिमोट पायलट मतलब कि ड्रोन, जो आजकल ड्रोन चल रहे हैं, ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र, तो इसकी स्थापना हमसे पूछा गया है कि कहाँ पे हुई है। तो इसके ऑप्शन है नैनीताल, हरिद्वार, हल्द्वानी और डी देहरादून। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा डी देहरादून। और ये हमारा उत्तराखंड के करंट अफेयर से लिया गया सवाल है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा जो 12th पास बच्चे थे उनको ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा था, ताकि उनको आने वाले समय पे जो है मदद मिले उनके भविष्य के लिए, ठीक है। इसके द्वारा वह अपना कोई बिजनेस कर सकते हैं। मुख्यतः इसका जो उपयोग किया जाना था वह खेती में किया जाना था, ठीक है। इसके द्वारा खेती में सुधार लाना एक इसका एक क्या थी, मुख्य पहल थी, ठीक है। अगला सवाल है फिर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिए रहेंगे, 2 सूचियां दिए रहेंगे, ठीक है। जैसे सभी लोग मिलान नहीं करते हैं, जो आपने देखा होगा मिलान आता है कि एक मिलान कीजिए, तो उस टाइप के सवाल होते हैं ये। सूची 1 को हमने सूची 2 से क्या करना है, मिलाना है, और फिर जो नीचे हमें इसके ऑप्शन दिए होंगे उसका सही आंसर हमने देना है, ठीक है। जैसे हमारे पास एक जगह दिए गए हैं कुछ चीजें, हमने उनको क्या बताना है, वह कहाँ पे स्थित है, ठीक है। जैसे वाणासुर का किला है, तो वाणासुर का किला जो है वह स्थित है लोहाघाट में, ठीक है। लोहाघाट कहाँ स्थित है, चंपावत में स्थित है। और जो वाणासुर का किला है, ऐसा जो स्थानीय मान्यता है उनके अनुसार पे, जो वाणासुर नामक एक दैत्य था उसका ये क्या था, किला था। परंतु अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास के अनुसार ये चंदवंशों द्वारा निर्मित क्या है, किला है, जो कि एक बड़े से पहाड़ की चोटी पे स्थित है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, लोहाघाट के चंपावत के लोहाघाट क्षेत्र में, ठीक है। खुड़बुड़ा मैदान, खुड़बुड़ा मैदान भी अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थल है और यह स्थित है देहरादून में। खुड़बुड़ा में ही गोरखों और जो ब्रिटिश शासक थे उनके मध्य शासन हुआ, और यहीं से जो उत्तराखंड है या मुख्यतः कहें गढ़वाल क्षेत्र है, यहाँ से जो गोरखा शासन है वह समाप्त हुआ था, ठीक है। खगमरा किला की बात करें तो खगमरा किला स्थित है हमारा अल्मोड़ा में, ठीक है। और अल्मोड़ा में इसकी स्थापना की गई थी राजा भीष्म चंद द्वारा, ठीक है। चंद शासक भीष्म चंद द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, या इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था, कहाँ पे, अल्मोड़ा में, ठीक है। बनकोट, बनकोट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये कहाँ पे स्थित है, हमारा पिथौरागढ़ में। बनकोट, पिथौरागढ़ के बनकोट क्षेत्र में हमें 8 ताम्र आकृतियां प्राप्त हुई हैं, ठीक है, पुरातत्व की। तो ये बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा, ठीक है। तो हमने देखना है ये कहाँ पे है, पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा, यानी कि ऑप्शन सी क्या है हमारा यहाँ पे सही है, ठीक है। फिर दोबारा से इसी प्रकार का एक सवाल है हमारे पास, जिसमें हमें क्या करना है, नदियों को उनकी सहायक नदियों के साथ मिलाना है। एक जगह हमें दी गई हैं नदियां और दूसरी जगह दी गई हैं हमें सहायक नदियां, तो हमने इसका क्या करना है, सही मिलान करना है, ठीक है। इस तरीके से जो सवाल आते हैं, इस तरीके से सवाल लेंथी बहुत है और आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ये, परंतु आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये आसान होते हैं बनाने में, ठीक है। थोड़ा लेंथी होता है, थोड़ा पढ़ने में समय लगता है, परंतु अगर आप इन चारों में से एक या दो ऑप्शन भी आपको पता होंगे, तो आपका जो सवाल है वह आसानी से ऑप्शन में ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें हमने क्या करना है, मिलाना है, ठीक है। आपको मान के चलिए एक ही आंसर पता है, कि आपको पता हो कि जो काली नदी है, इसकी जो सहायक नदी है वह कौन सी हो सकती है, हमारा आपको पता है कि भाई काली की एक ही सहायक नदी है, थुमका, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ नहीं पता है, तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ठीक है, कि काली नदी की जो सहायक नदी है थुमका है, तो ऑप्शन कौन कौन से हमारे, ए, बी और सी, यानी कि चौथा ऑप्शन तो भाई गलत है, ठीक है। फिर आपने थोड़ा और दिमाग लगाया, ठीक, फिर आपने याद किया कि चलो आपको और कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, तो आपने भागीरथी की याद की,
तो भागीरथी में आपको एक हिंट टाइप में आ गया कि भागीरथी की कौन सी सहायक नदी है, भिलंगना। ठीक है, तो भिलंगना जैसे ही आएगा तो तीसरा चौथा, यानी कि ऑप्शन बी आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान होता है, परंतु ये जब बच्चे देख रहे हैं एग्जाम में तो उनको ये एकदम से लेंथी टाइप में लग रहा है, तो वो बहुत घबरा जा रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे उत्तराखंड पुलिस वाले हैं, तो आपको घबराना नहीं है, इसको और अच्छे से शांत दिमाग से करना है। लेंथी थोड़ा बड़ा पेपर हो जा रहा है, परंतु बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप यहाँ पे बिना डरे हुए इन सवालों को सॉल्व करेंगे और दिमाग का थोड़ा उपयोग करेंगे, तो आपके यहाँ पे नंबर ज़्यादा खींचेंगे। ठीक है, तो काली की सहायक नदी कौन सी है, थुमका। भागीरथी की है भिलंगना। और अगर बात करें, ठीक है, यमुना की, तो यमुना की हमारी जाड़ गंगा, सिया गंगा। ठीक है, यमुना की सॉरी कमलगाड़, टॉन्स, गिरी, आसन। ठीक है, यानी कि गिरी क्या है, इसकी सहायक नदी है। अलकनंदा की हो जाएगी हमारी सौंधार, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा यहां पे हमारा सही होगा। ठीक है, फिर है अगला सवाल, मलारी गांव में महापाषाणीय समाधान की खोज किसने की थी। ठीक है, तो मलारी गांव बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इतिहास की दृष्टि से। यहाँ पे हमें जो तोड़छा और मोर्चा जनजाति के लोग थे प्राचीन समय में, उनके बहुत सारे जो समाधान है वह मिलते हैं, गर्तावास मिलते हैं। ठीक है, भेड़, कुतुब, इनकी कंकाल मिलते हैं और टोंटी मिलती हैं, बहुत सारे लौह उपकरण मिलते हैं। तो मलारी गांव में जो सबसे पहला महापाषाणीय समाधान मिला था, ठीक है, उसकी खोज किसने की थी, तो इसको हमने बताना है। इसके ऑप्शन है महेश्वर प्रसाद जोशी यानी कि एमपी जोशी, गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्री प्रसाद डबराल और यशोधर मठपाल। ठीक है, तो अगर बात करें मलारी गांव में महापाषाणीय सॉरी समाधान की, तो महापाषाणीय समाधान की खोज की गई थी श्री प्रसाद डबराल द्वारा 1956 में। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने महापाषाणीय समाधान की खोज की थी 1956 में। किसने, श्री प्रसाद डबराल ने। कब, 1956 में। ठीक है, इसके बाद 1983 में जो गढ़वाल विश्वविद्यालय है, इसके द्वारा पुनः यहाँ पे खोज की गई थी, जिसमें इनको यहाँ पे मृद भांड, लौह उपकरण आदि चीजें प्राप्त हुई। ठीक है, फिर इसके बाद 2002 में जो गढ़वाल विश्वविद्यालय है, इसके इतिहास विभाग ने दोबारा से यहाँ पे शोध किया और शोध में इनको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है 5.2 kg का क्या मिला था, हमें सोने का मुखौटा मिला था। ठीक है, तो सबसे पहले किसने किया था, हमारा श्री प्रसाद डबराल ने, यानी कि इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, फिर है अगला सवाल, पुंगाड़ी नामक भूमि कर किसके शासनकाल में प्रचलित था। ठीक है, तो एक कर है पुंगाड़ी, हमने बताना है कि किसके शासनकाल में ये प्रचलित था। ठीक है, हमारा उत्तराखंड के इतिहास से लिया गया ये सवाल है। ठीक है, इसके ऑप्शन है कत्यूरी शासन से, गोरखा शासन से, चंद शासन से और पवार शासन से। ठीक है, तो पुंगाड़ी नामक कर लिया जाता था, जो कि एक भूमि से लिया जाने वाला कर था। तो यह कर प्रचलित था हमारा गोरखा शासन में। ठीक है, गोरखा शासन में बहुत सारे जो कर थे वह विद्यमान थे उत्तराखंड की जनता पे। ठीक है, और अगर आपको गोरखा शासन, चंद शासन और पवार वंश, ठीक है, ये अच्छे से पढ़ना है, तो आपको चैनल पे हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी उत्तराखंड का इतिहास। वहां पे मैंने उत्तराखंड में चंद वंश को, पवार वंश को और गोरखा शासन को बहुत अच्छे से समझाया है। आप वहां पे जाके उसको देख सकते हैं। इसके साथ आपको ब्रिटिश शासन भी वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो उत्तराखंड इतिहास के जो मुख्य क्वेश्चन है, जहां से अधिकतर सवाल आते हैं, वो हमने अच्छे से डेप्थ में बता रखा है। आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, फिर है अगला सवाल, झिवरा पौठा नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं। तो हमें दो आभूषणों के नाम दिए गए हैं, हमें बताना है कि यह किस अंग में पहने जाते हैं। ऑप्शन है हाथ में, पैर में, गले में और डी सर में। ठीक है, तो अगर बात करें झिवरा और पौठा की, तो यह पहने जाते हैं हमारे पैर में।
ठीक है, झिंवरा एक आभूषण है, आपने सुना भी होगा, बहुत सारे लोगों ने झिंवर कहते हैं या फिर झिंवरा कहते हैं। ठीक है, पौठा होता है, ये भी सब, ये दोनों ही आभूषण कहाँ पहने जाते हैं, हमारे पैर में, जैसे पैजप है। ठीक है, बिच्छू, बिछुआ होता है या बिच्छू कहते हैं जिससे। ठीक है, ऐसे ही हमारा झिंवरा और पौठा भी है। ठीक है, फिर है अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सही कूट का चयन करना है हमने। ठीक है, तो सूची 1 और सूची 2 दी गई है हमने, तो हमने क्या करना है, इनको आपस में मिलाना है और यहाँ पे सही कूट दिया गया है, उसको हमने बताना है कौन सा है। ठीक है, तो अटल आयुष्मान योजना, हमें यहाँ पे योजना दी गई है। तो अटल आयुष्मान योजना की बात करें तो यह उत्तराखंड में आरंभ हुई थी दिसंबर 2018 में। ठीक है, होप की बात करें तो ये कब हुई थी, मई 2020 में। वंदे मातरम की बात करें तो वंदे मातरम आई थी फरवरी 2004 में उत्तराखंड में। और तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना ये दी जाती है 2014 से। ठीक है, अप्रैल 2014 में इसका शुभारंभ हुआ था। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा वह क्या होगा, 3142। ठीक है, 3142, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा हमारा, सही होगा। ठीक है, फिर है अगला सवाल, हाल ही में राज्य में स्थानीय उत्पादों के प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग के लिए किस नाम का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो उत्तराखंड में जितने भी अभी स्थानीय उत्पाद तैयार हो रहे हैं, तो उनको एक ब्रांड नाम देने के लिए या फिर उनके जो प्रोसेसिंग होती है, उनको बनाने की प्रोसेसिंग, उसके लिए एक ब्रांड नाम तैयार किया गया है। हमने बताना है कि वह कौन सा ब्रांड नाम से बिक रहा है। ठीक है, तो उसके ऑप्शन है हिलांस, हाउस ऑफ हिमालय, और सी हाउस ऑफ हिमालयज, और डी हाउस ऑफ हिलांस। ठीक है, तो इसका सही आंसर है, जो अभी वर्तमान में हमारे जितने भी स्थानीय प्रोडक्ट हैं, ठीक है, वह बिक रहे हैं, वह किस नाम से बिक रहे हैं, हाउस ऑफ हिमालयाज। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे सही है। ठीक है, फिर है अगला सवाल, कौन सा कथन सुमेलित है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। ठीक है नहीं, ये क्या है, नहीं है। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, हमने बताना है कि एक ऑप्शन इसमें से क्या है हमारा गलत है, हमने बताना है कि वह ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, ताराकुंड दूधातोली में स्थित है, ये सही है। देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में है, सही है। फाचकंडी बयाताल उत्तरकाशी में स्थित है, बिल्कुल सही है। और फाचकंडी बयाताल जो है एक उबलता हुआ ताल है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, पूछ लेगा कि उबलता हुआ ताल कौन सा है, तो फाचकंडी बयाताल एक क्या है, उबलता हुआ ताल है। ठीक है, लामा ताल चमोली, ये क्या है हमारा गलत है। लामा ताल कहाँ पे स्थित है, उत्तर काशी में स्थित है। ठीक है, फिर है अगला सवाल, उत्तराखंड का काला अध्याय किस घटना को या किसे कहा जाता है। ठीक है, तो हमें 4 घटनाएं दी गई हैं, हमने बताना है कि इस 4 घटनाओं में से उत्तराखंड का काला अध्याय किसे कहा जाता है। ऑप्शन है सल्ट कांड, खटीमा कांड, मुजफ्फरनगर कांड या फिर श्रीयंत्र टापू कांड। ठीक है, अगर बात करें उत्तराखंड के काले अध्याय की, तो वह कहा जाता है हमारा मुजफ्फरनगर कांड को। ठीक है, अगर बात करें मुजफ्फरनगर कांड को कि ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 अक्टूबर 1994 को। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 1994 को गढ़वाल और कुमाऊं से जो आंदोलनकारी थे, पृथक राज्य आंदोलनकारी, यानी कि उत्तराखंड की मांग को लेकर 2 बसें जा रही थी, उत्तराखंड से, कुमाऊं से और गढ़वाल से, मुख्यतः देहरादून क्षेत्र से जा रही थी। तो मुजफ्फरनगर यानी कि रामपुर तिराहे पे, जो रामपुर तिराहा पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, क्योंकि उस समय उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। तो रामपुर तिराहा कांड पे वहाँ पे पुलिस ने जो 2 बसें दिल्ली जा रही थी आंदोलन के लिए, उनको रोका और उसमें उपस्थित जितनी भी महिलाएं थी और पुरुष थे, उनके साथ मारपीट की। ठीक है, और ये पूछ लेगा कि जो ये आदेश दिया था वह किसने दिया था, तो इसमें आदेश देने वाला एक जो बड़ा अधिकारी था वह था बुआ सिंह। ठीक है, बुआ सिंह के आदेश पर जो उत्तर प्रदेश पुलिस थी, उसने
आंदोलनकारियों पे हमला किया और ऐसा कहा जाता है कि जो महिलाएं थे उनके साथ बस्तुल जो रेप जैसे काम भी किए गए थे और लाशें बहुत बिखरी गई थी। लगभग यहाँ पे 7 लोग शहीद हुए थे इस कांड में। और जो उस समय का फेमस न्यूज़ चैनल था बीबीसी न्यूज़, उसने इसको कवरेज किया था। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्या था, न्यूज़ थी और बहुत ही शर्मनाक घटना थी ये उत्तराखंड के लिए और बहुत ही हिंसक घटना थी, क्योंकि उत्तराखंड वासी सभी को पता है बहुत सीधे साधे हैं। उनके साथ इस तरीके का बदसलूक, ठीक है, महिलाओं के साथ इस तरीके से बदतमीजी और जो पुरुष थे उनको भी मारना, जो अलग उनको उस चीज़ को काम करने से रोक रहे थे तो उनको मारना, उन पे गोली चलाना, 7 लोगों को शहीद कर दिया इन लोगों ने। तो ये बहुत ही घटना थी, अप्रिय घटना थी, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, उत्तराखंड का काला अध्याय कहा गया है। ठीक है, किसको, मुजफ्फरनगर कांड को, यानी कि रामपुर तिराहा कांड को, जो हुआ था हमारा 1 अक्टूबर 1994 को। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो खटीमा कांड है, खटीमा कांड कब हुआ था हमारा, ये हुआ था 1 सितंबर 1994 को। ठीक है, और इसमें कितने लोग मरे थे, 8 लोग। ठीक है, श्रीयंत्र टापू कांड हुआ था 10 नवंबर 1995 को। ठीक है, और इसमें लोग हुए थे 2 लोग शहीद। ठीक है, और ये किस क्षेत्र के हैं, ये है हमारा उत्तराखंड मांग आंदोलन से रिलेटेड। ठीक है, हमारे उत्तराखंड को एक अलग पृथक राज्य बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी शहादत दी है, बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं तब जाके, और बहुत सारे लोगों ने अपने जो समय दिया इसको, आंदोलन में बैठे, तो उनके ही योगदान से आज हम उत्तराखंड को एक पृथक राज्य के रूप में जानते हैं। नहीं तो उससे पहले ये किसका अंग था, यूपी का ही अंग था, यानी कि उत्तर प्रदेश ही ये एक क्षेत्र था। ठीक है, फिर है अगला सवाल, किसके शासनकाल में ना वकील ना अपील ना दलील की उक्ति प्रचलित थी। तो ब्रिटिश शासन में एक ऐसा शासक हुआ था जिसके शासनकाल को में एक उक्ति प्रचलित थी, यानी कि एक मुहावरा प्रचलित था, ना अपील ना वकील ना दलील। ठीक है, तो ये किसके शासनकाल में था, ये था हमारा ट्रेल के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे सही है। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे आज के प्रैक्टिस सेट के, यानी कि टेस्ट सीरीज के सवाल थे, जो कि यूके ट्रिपल एससी के नए पैटर्न पर आधारित हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ शेयर भी कर देना इसको। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।